साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक अभी आप आ रहे थे, उससे पहले एक बात चर्चा हुई कि चीन का एक न्यू लैंड बॉर्डर लॉ आया है। वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, चीन कहता है वो उसका अंदरूनी मामला है। जनरल साहब, हम लोग उस तरह का एक अपने यहाँ क्यों नहीं, जैसे अगर वो अपने यहाँ अंदरूनी मामला है तो हमारा भी एक कुछ इसका वो होना चाहिए, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और आपके हिसाब से क्या स्टेप हमारे यहाँ लेने चाहिए चीन के इस न्यू बॉर्डर लॉ को काउंटर करने के लिए कह लीजिए, या निगेट करने के लिए कह लीजिए, या न्यूट्रलाइज करने के लिए कह लीजिए? सबसे पहले तो आपने बॉर्डर लॉ की बात करी। देखिए, बॉर्डर लॉ जो उन्होंने अप्लाई किया है, चीन का तकरीबन 22,000 से ज़्यादा 22,100 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है और 23 देशों के साथ मिलता है। और जो ये लॉ उन्होंने बनाया है, वो इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये बनाया गया उसका टाइमिंग इस मुताबिक है जो लद्दाख स्टैंड ऑफ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। लेकिन ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोस्टल गार्ड का भी एक लॉ बनाया था जिसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट बॉर्डर क्लैश नहीं है हमारा। मैरीटाइम बॉर्डर में हमारा कोई क्लैश है नहीं डायरेक्ट उससे। जहाँ तक उनके अपने लॉ का सवाल है, उनका लॉ जो वो बना रहे हैं, मेरे विचार से इस किस्म के लॉ हमें बहुत पहले बना देने चाहिए थे। क्योंकि अगर उसका लॉ क्या कहता है, उनके जो अलग अलग अनुच्छेद हैं अगर आप पढ़ें, तो वो ये बोल रहा है साफ साफ कि भाई अगर जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और संप्रभुता है उसको हम मेंटेन करेंगे। कोई अगर आएगा तो हमारी पीएलए और पीएपीएफ जो उनकी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है बॉर्डर के ऊपर जो लगी हुई है, वो फ्री होगी एक्शन लेने के लिए। दूसरी बात यह है कि सारी एजेंसीज मदद करेंगी इन दोनों की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। सारी एजेंसी मदद करेंगी इन दोनों की, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे रीजनल लेवल पर हो, चाहे लोकल लेवल पर, वो इनकी मदद करेगी। तो ये चीन की जो ये नीति है, उससे गति मिलती है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। हमारे यहाँ वही चीज काफी हद तक एक कमी पाई गई है, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एसिमेट्री तो नजर आ रही है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया। आपने हाल ही में देखा होगा कि एक बॉर्डर रोड चौड़ी करने लगे तो एक एनजीओ खड़ा हो गया जी यहाँ पे एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी मुताबिक एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के कारण से वो हो गया, डिले हुए हैं। कई जगह वो बोलते हैं कि ये स्टेट रोड है, ये नेशनल रोड है, इसलिए उसके ऊपर झगड़ा हो गया आपस में, उधर कोर्ट केस चला गया, कहीं कंपेंसेशन के कारण वो अटक गया। अगर भारत ये लॉ बनाए कि भाई जो एलएसी है या बॉर्डर है उसके इतने किलोमीटर तक जो इस किस्म का कोई पीआईएल दाखिल नहीं की जाएगी और वो उसमें डिफेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक रोड बनेगी। यही चीज विलेजेस के लिए शामिल है। अब चीन ये कह रहा है कि भाई जो मेरा परसेप्शन है एलएसी का, वहां तक मैं विलेज बनाऊं, ये बॉर्डर लॉ उसकी इजाजत देता है। और ये बॉर्डर लॉ ये भी बोलता है कि आप उस विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे और वो विलेज जो है वो आपस में अपनी डिफेंस की भी तैयारी करेंगे। इस किस्म की भी बातचीत है। अब अगर आप देखें, उसी को आप अपनी तरफ से भारत की तरफ ट्रांसप्लांट करें। क्यों ऐसा हम लॉ क्यों नहीं बना सकते कि भाई हम भी जो हमारे एलएसी का परसेप्शन है वहां पर लैंड अलॉट करेंगे। हमारे अरुणाचल स्काउट्स हैं, लद्दाख स्काउट हैं, सिक्किम स्काउट है, इनको लैंड दे दी जाए। अगर नॉर्मल आदमी वहां पर अभी सड़कें नहीं बनी है, वहां पे जाके बस्ती नहीं बसाना चाहता, तो इनको फ्री लैंड दे दीजिए। ये उसी जमीन के रहने वाले लोग हैं, तो उससे इनको फायदा होगा और हम भी एक क्लेम अपना अप्लाई कर सकेंगे। अब अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या होता है? चीन ने तकरीबन 600 से ज्यादा विलेज बनाने की सोची है। अब अगर वो ये विलेज बनाएगा इस इलाके में, आज वो विलेज बने हैं, हम बोलते रहेंगे, हमारी अम्मियां बोलती रहेगी कि हम इसको नहीं मानते, ये हमारा इलाका है वगैरह वगैरह। वो अपना विलेज बनाता जाएगा। आज से 50 साल के बाद में फिर वो जो है वो विलेज उनका हो गया और जो क्लेम है वो अपने आप बन गया। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक
हमने एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं बनाई। चीन ने बना ली है, अमेरिका ने बना ली है, रूस ने बना ली है, और उन्होंने ओपन डोमेन में भी डाल दिया। जितनी बार भी बातचीत होती है अक्सर कहा जाता है कि जी ये हमारी बनी हुई है लेकिन ये हमारी सीक्रेट है स्ट्रेटजी। लेकिन वो सीक्रेट स्ट्रेटजी से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेलवे को ये नहीं पता कि डिफेंस को क्या चाहिए, डिफेंस को ये नहीं पता कि होम को क्या चाहिए। बॉर्डर होम के पास है, स्ट्रेटजी बना रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, WMCC में जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आदमी। बॉर्डर के ऊपर दिक्कत क्या आ रही है, मैनेज कर रहा है फौजी। फौजी को चाहिए कि भैया मुझे यह बता दो कि इस पत्थर के उस साइड चीन है, इसके इस साइड भारत है, आप मुझे डिमार्केट करके दे दीजिए। उसके बाद में मजाल है कोई घुस जाए 1 इंच भी, वो हो नहीं पा रहा है। अब हम उसको बोलते हैं कि ऐसा है कि भाई साहब आप हथियार भी नहीं चलाएंगे और आप लड़ाई भी नहीं करेंगे, और लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए, और आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे। अब वो फौजी बोलता है यार क्या मेरे को कंफ्यूज कर रखा है तुमने, क्या डायरेक्शन दे रहे हो आप मेरे को। तो ये एक विरोधाभास है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें ये लॉज बनाने चाहिए, हमें भी ये कानून बनाने चाहिए। वो नेशनल डिफेंस लॉ बनाए हैं, कौन रोकता है, आप भी बनाइए, किसी ने रोका नहीं है। एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, ये मैंने एक आर्टिकल में भी लिखा है, मैंने एक आर्टिकल में भी ये लिखा है कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है कि अक्सर MEA ये सोचता है, ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये पिछले दशकों से चल रहा है, इसलिए इसमें पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जी जी सर, MEA का नजरिया ये है कि यार चीन को नाराज मत करो, क्योंकि चीन को नाराज करेंगे तो उसका हमें हर जाना कहीं और भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है बायोटेक का या जो फार्मा इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल रुक जाए, या कुछ इस किस्म की मुसीबतें आ जाएं, तो उनको नाराज मत करो। अरे भैया, अगर आपने उसको नाराज नहीं किया तब कौन सा उसने आपको कोई कंसेशन दे दिया, जो उसे करना था उन्होंने कर दिया। अब अगर आप अपना काम करेंगे और उससे चीन नाराज होता है तो हो जाए, उसके बावजूद भी उन्होंने वही करना है जो वो अभी कर रहे हैं। तो हमें अपने नजरिया सोचना पड़ेगा, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मेरे से पहले जो स्पीकर हैं, जो प्रोफेसर साहब अभी ये बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि देखिए, जब हमने जो पाकिस्तान की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर और भारत की नेशनल पावर को कंपेयर करें तो डिफरेंस उतना ही आएगा जो भारत और चीन की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में। ठीक है, अब ये होने के बावजूद हम भी न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, चीन भी न्यूक्लियर स्टेट है। अब क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान आपके सामने ऑफेंसिव होता है, वो एक्ट करता है, आप रिएक्ट करते हैं। वो कारगिल करता है, आप ऑब्विजय में जीत हासिल करके हाथ खड़ा करते हैं कि मैं जीत गया। वो पुलवामा करता है, क्या कहते हैं, और उसके बाद में आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वो उड़ी करता है, तब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि मैंने एक्शन ले लिया। उससे पहले भी जो है, जब चीन भी हमेशा जब वो एक्ट करेगा तब आप रिएक्ट करेंगे। बोलने के लिए बड़ा आसान है कि जी उसकी एक वेस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न थिएटर कमांड है, हम एक क्यों नहीं बना सकते। अरे भैया, उसको कोई थ्रेट ही नहीं है। उसको पता है कि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, वो जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, वो इस चीज के पीछे छुपती रही है। उसने देश की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करी चीन को आंख दिखाने के लिए। तो चीन को आंख दिखाने के लिए आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई होनी चाहिए थी, और हम ये बोलते रहे कि नहीं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, उसका वो वायलेशन नहीं करेंगे, हम तो करेंगे ही नहीं। और चीन आराम से मान के बैठा हुआ था कि इन्होंने कुछ नहीं करना है, मुझे बॉर्डर पे आने की भी जरूरत नहीं है, मैं पीछे बैरक में आराम से सोऊंगा, आप लोग बैठे रहिए बॉर्डर पे। अब उसने ये कहा कि जब उसने वायलेट करना था उसने वायलेट कर दिया। अब आप रिएक्ट करने के लिए अब आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इधर रिएक्ट करूं या उधर रिएक्ट करूं। अभी भी परेशानी हो रही है कि ताइवान का मैं नाम लूं या ना लूं। आज की डेट में अगर आप पूछें जितने भी हमारी जो सामरिक नीति से ताल्लुक रखने वाले एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं, कि चीन जो है ये आपका कोलैबोरेटर है, ये आपका दुश्मन है, या ये थ्रेट है या नहीं है, ये हम लिखकर नहीं देना चाहते। कभी एक आध स्टेटमेंट जरूर दे देते हैं, कभी जॉर्ज फर्नांडिस ने दे दी, अभी CDS ने दे दी, तो इस किस्म की स्टेटमेंट जरूर आती है। लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के तौर पे मुझे नहीं लगता कि हमने अभी तक कुछ स्ट्रेटजी बनाई है। चीन ने साफ बताया है कि भाई मेरी स्ट्रेटजी होगी चाइना सेंट्रिक एशिया होगा,
2039 तक मैं सुपर पावर होऊंगा, मेरी जो मिलिट्री है वो इतना 2035 तक जो है वो फर्स्ट क्लास मिलिट्री होगी, 2039 तक मेरी मिलिट्री वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री होगी। उसने लेके दिया है, आदमी बदल जाए, लीडर बदल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, एम क्लियर है। अभी हमारा आपकी डेट में आप पूरा गूगल कर लीजिए भारत का एम क्या है, आपको ये नहीं मिलेगा कि हमारा एम क्या है। तो अब सवाल ये है कि एक सामरिक सोच होनी चाहिए, एक सामरिक पॉलिसी होनी चाहिए, एक सामरिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और उस स्ट्रेटेजी की वो क्यों ओपन डोमेन में होनी चाहिए, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो अभी अभी अलग अलग कंपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो एक साथ काम करें। तब आपकी रेलवे ये नहीं बोलेगी कि भैया मैं तवांग में रेलवे लाइन नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसेंजर नहीं है, मैं नुकसान में आ जाऊंगा। तब आपकी रेलवे लाइन ये नहीं बोल सकती, रेलवे मिनिस्ट्री। आज की डेट में रेलवे मिनिस्ट्री ये बोलती है आज तक आपकी तवांग में रेलवे लाइन नहीं बनी, और वो आपकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक चुंबी वैली में चीन जो है वो रेलवे लाइन बनाने वाला है, तो बनाने की प्लान बना के बैठा हुआ है। तो जब तक ये सारी चीजें एक साथ नहीं होंगी, वो भी उसने अपना व्हाइट पेपर निकाल दिया, बोल दिया कि मैं ऐसे करूंगा, और वो कर रहा है। तो हर एक को ये पता होना चाहिए कि हमें अगर चीन को आंख दिखानी है तो कैसे दिखानी है, और लाल आंख दिखाने के लिए हमें उतनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। मानता हूं कि भाई अभी हमारी वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन कई चीजें जो हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कई चीजें गिना दी आपको कि बॉर्डर लॉ आपको बनाने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, उसी मुताबिक आप विलेज आप भी सेटल कीजिए, किसने मना करा है आपको? आप बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा एरिया है तो आप करिए सेटल विलेज, आप भी करिए। तो इस किस्म के एक्शन जो है हम क्यों नहीं ले सकते, हमें लेने चाहिए। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म डेवलपमेंट कीजिए, क्यों नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो इस किस्म के एक्शन हमें भी लेने चाहिए मेरे विचार से। बात पे मैं जन साहब आपसे जरा समझ लेना चाह रहा हूँ, जो प्रोफेसर साहब ने बात उठाई, हमारे अपने पड़ोसी देशों से बहुत झगड़े हैं, तो बिल्कुल अगल बगल के हमारे हैं। सार्क को हम भूल चुके हैं, सार्क को जो मतलब एक हम लोग के आसपास के देशों का एक होता उसमें भूल चुके हैं। हम एससीओ में जा रहे हैं चीन के पुछल्ले बन के, चीन और यूएसएसआर उसको ड्राइव कर रहा है, हम लोग उसमें किसी तरह से एंट्री ले लिए हैं, हम और पाकिस्तान के साथ साथ। ये आपको नहीं लगता कि सार्क को रिवाइव करना बहुत ही आवश्यक है देश की इस सामरिक दृष्टि से और डिप्लोमेसी का? देखिए, सामरिक दृष्टि से जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन होना तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो सार्क को रिवाइव करने की जहाँ तक बात है, सार्क ठीक ठाक चल रहा था जब तक पाकिस्तान ने गड़बड़ करना शुरू नहीं किया। सार्क की सबसे बड़ी कमजोरी रही है पाकिस्तान, और क्योंकि पाकिस्तान ने की जो पॉलिसीज़ थी जिस हिसाब से उससे एक तरीके से सार्क में दरार पैदा हुई, क्योंकि पाकिस्तान और नॉन पाकिस्तान, तो अभी फिर एक एफर्ट ये हुआ कि पाकिस्तान को हटा के सार्क को कैसे चलाया जाए, ये सार्क के सामने एक चैलेंज आ गया। जहाँ तक एससीओ वगैरह का सवाल है, इसमें सब में पाकिस्तान भारत को होना चाहिए। कारण क्या है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तब तक इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जब तक आप उसका खुद हिस्सा ना हो। अभी एससीओ मान लो आप अगर नहीं है उसके अंदर, तो मानते हैं कि ठीक है चीन का डोमिनेशन है उसमें, आप अगर हम लोग उसमें नहीं हैं और सार्क ये एससीओ ने कोई रेजोल्यूशन पास करा, आप बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ मौजूद हैं और वो रेजोल्यूशन बनाता है कि हाँ जी बीआरआई सब एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारा आदमी बोलता है कि नहीं हम नहीं साइन करेंगे, तो उसके बाद में वो सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा बाहर। तो आपकी पावर तब तक है जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अदरवाइज आपकी पावर खत्म होगी। तो इसलिए जो है वहाँ इन जो ऐसे फोरम है उसमें रहना भी जरूरी है। तीसरी बात, मैं आपने जो भी थोड़ा सवाल पूछा था उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा और टिप्पणी करना चाहूँगा। आपने सुषमा स्वराज जी की बात की थी, बड़े बेबाकी और धड़ल्ले से उन्होंने मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक तो उन्होंने साफ बोला था कि भाई अगर चीन चाहता है कि हम वन चाइना पॉलिसी की बात करें तो उसे भी वन इंडिया पॉलिसी को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ऐसा इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अभी तक मैंने नहीं देखी, क्योंकि एक पॉलिटिशियन जो है कुछ हद तक उनका, और जैसे आपने बताया हैवी वेट पॉलिटिशियंस, उनका अपना एक तजुर्बा होता है और उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है।
जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उनको जो सिखलाई दी गई है वो सिखलाई है कि भाई आप जो भी सिचुएशन है इसमें दोनों देशों के बीच में रिलेशन बेहतर कीजिए बस। तो वो जो जिस चीज के लिए आपने उसको सामरिक विषयों पर ट्रेन किया नहीं गया है, वो कोई कोर्स ऐसा नहीं करते वो लोग जिसमें वो सामरिक विषयों पर उनको ट्रेनिंग की जाए, और सामरिक विषयों पे बातचीत आप उनसे करवा रहे हैं। तो जब आप बातचीत जिससे कराओगे जिसके ऊपर उसको ट्रेनिंग नहीं मिली, तो जो नतीजा है वो वही होगा जो हो रहा है। अब आपने देखा होगा चीन से बात हो रही थी जब ये शुरू हुआ लद्दाख का स्टैंड ऑफ, पहले राजनाथ सिंह जी गए, राजनाथ सिंह ने अपना पक्ष रखा, वहां पे कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, वापस आ गए। जयशंकर जी गए, उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम पे साइन करके आ गए, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो 5 पॉइंट में वही पॉइंट थे जो वो भाई तोड़ ताड़ के जो क्या कहते हैं पहले के सीबीएम्स के जो पॉइंट थे उनको तोड़ ताड़ के उन्होंने एक साइड कर दिया था, और उसी के ऊपर आप फिर से साइन करके आ गए। और उस 5 पॉइंट प्रोग्राम से आपको क्या फायदा हुआ? जीरो फायदा हुआ अभी तक। तो सवाल इस चीज का है कि आपको अपनी बात स्ट्रांगली रखनी पड़ेगी। सुषमा स्वराज जी की दोबारा एग्जांपल देता हूं, अमेरिका ने हमें कहा जी आप अपने संबंध तोड़ दीजिए, नॉर्थ कोरिया में एम्बेसी हटा दीजिए वहां से, जब नॉर्थ कोरिया ने टेस्टिंग करनी शुरू की थी। सुषमा स्वराज जी ने बड़े आराम से उनको कहा कि देखिए वहां पे जो हमारी एम्बेसी है वो बहुत छोटी है, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सवाल ये है कि आपको भी हो सकता है शायद हमारी मदद की जरूरत पड़े, क्योंकि कभी आपको बातचीत का अगर नजरिया निकालना पड़े तो आपका कोई ना कोई दोस्त तो होना चाहिए ना नॉर्थ कोरिया में। तो हम मेरे विचार से वो जो हमारी छोटी एम्बेसी है उसे वो वैसे ही चले, वो ज्यादा ठीक रहे। तो ऐसे करके उन्होंने 2 टूक जवाब दिया था, और वो हमारी एम्बेसी वैसी की वैसी मौजूद है वहां। तो सवाल ये है कि स्ट्रेटेजी में, सामरिक विषयों में एक रिस्क टेकिंग भी जरूरी होती है, और वो रिस्क टेकिंग की जा सकती है चाहे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कम हो। अभी पाकिस्तान से ही एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है रिस्क टेकिंग का कि भैया ऐसा है कि मैं लड़ाई तो नहीं लड़ सकता हिंदुस्तान से, लेकिन मैं टेररिस्ट भेजूंगा। अब चाहे वो तरीके को आप भर्त्सना करते रहिए जितना मर्जी करनी है, लेकिन उसने तरीका ढूंढ लिया है। वो आपको ब्लीडिंग विद 1000 कट से उसने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को उसने इस्तेमाल कर रहा है। वो बोलता है कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मुशर्रफ ने बोला है कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, और वो उस स्ट्रेटेजिक एसेट्स के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, बिल्कुल उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो उसकी एक स्ट्रेटेजी है, गलत हो चाहे सही हो वो बात की बात है, लेकिन उसने अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटेजी बनाई है। आपके पास भी एक तिब्बत कार्ड है, आपके पास भी ताइवान कार्ड है, आपके जो दुनिया भर के कार्ड की जिनकी हम बात करते रहते हैं, वो आप कब खेलेंगे? जब वो और ज्यादा क्या कहते हैं आपकी अतिक्रमण कर लेंगे, उसके बाद में अगर आपने ये सब किया भी तो क्या फायदा हुआ? तो मेरे विचार से सामरिक सोच, सामरिक दृष्टि, सामरिक डॉक्यूमेंट्स, सामरिक नीति और सामरिक ट्रेनिंग, इन सब की जरूरत है। इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं, इस बारे में हम पिछड़ रहे हैं। एशले टेलिस का कहना है कि भारत एक वो स्पॉन्ज है जो टेररिज्म को और दुनिया भर की नॉनसेंस को एब्जॉर्ब करता रहता है। और हमारे चीनियों से भी मेरी बात होती रहती है, जब मैं बीच में लेक्चर लेने बीच में गया था, 2 क्रम से पहले कई मैंने वहां पे लेक्चर लिए थे, तो उनसे साफ बात हुई थी कि भाई आपने जो 14 देश से आपका बॉर्डर लगता है, 12 के साथ आपने रिजॉल्व कर दिया, भारत के साथ क्यों नहीं हो पा रहा? भारत और भूटान का मिला जुला उस समय सिचुएशन थी। उनका साफ कहना है कि देखिए ऐसा है, भारत और चीन के बीच में जो पॉलिटिकल कॉस्ट है ना, गिव एंड टेक की, सबके साथ हमने रिलेशनशिप या जो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व की है वो गिव एंड टेक प्रिंसिपल पर की है। कहीं पे हमने दिया, कहीं हमने ज्यादा दिया, कहीं हमने कम दिया, लेकिन गिव एंड टेक हुआ। भारत और के साथ में ये है कि भारत और चीन दोनों में ही पोजीशंस हमारी इतनी हार्ड हो गई हैं कि ना चीन में कोई ये कुछ देने को तैयार है, ना भारत में कोई कुछ देने को तैयार है। पॉलिटिकली ये नहीं किया जा सकता। तो पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ गिविंग इज फार टू हाई in these two countries, and that is why the border is getting resolved, and it will not get resolved unless जब तक political cost for CCP of not resolving border increases the political cost of resolving the border, and we have to increase the cost,
not they, because they are sitting pretty happy. वेरी वेल सेड। मतलब इसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाता। द वे यू हैव उसको समराइज किया है कि द पॉलिटिकल कॉस्ट जिस दिन बढ़ जाएगी, ये क्योंकि मोल तोल की बात है, उनको आज लग रहा है कि उसको उस तरह से। आई एग्री। ये बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब, थैंक यू सो मच।